हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। और जैसा कि हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन को कर रहे हैं, वैसे तो सीडीपी में जिस हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं, तो आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं टेट, सी टेट, एस टेट, के वी एस, डी ट्रिपल एस बी, ये सारे एग्जाम्स कहीं ना कहीं करने ही होंगे। अगर आप अभी तक नहीं करते आए हैं तो अब आगे से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये सारी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर फ्यूचर में आपको सब मिलती हैं। और देखिए बेटा, अगर आपने बी एड और डी एल एड कर ही रखा है, तो फिर जो भी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती हैं, बोर्ड की तरफ से मिलती हैं, वो हर एग्ज़ाम आपको करना चाहिए। एक तो ये कि एग्ज़ाम दे करके आपको सभी एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में जानकारी होगी, और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर आप प्लान करोगे, काम करोगे, तो सक्सेस तो 100% मिलनी ही है। और जॉब तो आपको करनी ही है ना? तो आते हैं, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इसे कंप्लीट भी करेंगे, वंशा अनुक्रम एवं वातावरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये ना आता हो। ये ना आना ही तो एक अलग बात है, कम से कम 1 से 5 नंबर का पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है? सो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत नई चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग। और आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि हमारी जो संरचना है या हमारा जो व्यक्तित्व है, वो इस तरीके का क्यों है, मैं दूसरों जैसा कैसे क्यों नहीं हूँ, या फिर हमारे में और दूसरों में ये भिन्नता कहाँ से उत्पन्न हो जाती है, और कोई भी हमारा साथी या कोई विद्यार्थी बहुत कम समय में कैसे सीख लेता है, और मुझे किसी भी विषय को सीखने में ज़्यादा टाइम या ज़्यादा वक्त कैसे लगता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर का विकास किस तरह से हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है वंशा अनुक्रम एवं वातावरण, ठीक है? 1 मिनट रुकेंगे, हम लोग थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, आपको हाईलाइट करने के काम आएगा ये, ठीक? थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, है ना? चलते हैं, आइए। टॉपिक का नाम है हमारे है वंशा अनुक्रम एवं वातावरण। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिएगा कि ये जो वंशानुक्रम है, इसको हम लोग इंग्लिश में हेरिडिटी बुलाते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इसको हम लोग हेरिडिटी बुलाते हैं, ठीक? और जो हमारा ये वातावरण है, इसको हम लोग एनवायरनमेंट बुलाते हैं, ठीक है? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिएगा कि मानव जीवन के विकास में वंशा अनुक्रम एवं वातावरण की केंद्रीय भूमिका है। केंद्रीय भूमिका कह देने से इसकी भूमिका कहीं से कम अथवा ज़्यादा नहीं हो जाती है। अगर कम शब्दों में समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि बेटा, इसके बिना हमारा तो जीवन ही नहीं है ना, ठीक है? अगर हमें वंशा अनुक्रम जीवन देता है, तो एनवायरनमेंट उस जीवन को बनाए रखने में उसकी भूमिका होती है। तो यूं कहें कि हम इस दोनों की एक साझी उपज है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, इसको देखेंगे, लिखा हुआ है कि वंशानुक्रम एक स्थिर कारक है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। सच्चाई तो ये है कि ये वह व्यवस्था है जो कई पीढ़ियों में एक जैसी चली आ रही होती है। एक स्थिर कारक है, ठीक है, स्टेबल है, इसमें चेंजमेंट नहीं आते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें चेंजमेंट भी आते हैं, अगर बाह्य वातावरण में कुछ विशेष परिवर्तन हो जाए, या उस वातावरण के कारण हमारे जीन्स इफेक्ट हो जाए, तो हमारी हेरिडिटी में कोई चेंजमेंट आ सकते हैं, बायोलॉजिकल चेंजमेंट हो सकता है। अदरवाइज यह एक स्थिर व्यवस्था है और इसमें किसी स्तर का कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिलता है, और प्रत्येक पीढ़ी में ये कोई चेंजमेंट नहीं देगा, ठीक है? दूसरी बात है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने पढ़ा है, लिखा हुआ है कि मानव व्यक्तित्व दोनों की साझी उपज है। बिल्कुल सही बात है, साझी उपज तो है, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है? और एक लास्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे होता क्या है कि हम दो भाई बहनों में या हम दो मित्रों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो किसके कारण होते हैं? ये व्यक्तिक भिन्नता के प्रमुख कारक हैं। जो हमने अभी क्या कहा कि हम सब
हम सभी का विकास का क्रम एक है ना। हम सभी एक तरीके से जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, एक ही एनवायरनमेंट में, लगभग एक ही एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं। इसके बावजूद भी हमारे बीच जो भिन्नता पाई जाती है वो किसका कारण हो सकता है? तो देखिए, उसका कारण है आनुवंशिकता और वातावरण। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों का वातावरण सेम नहीं होगा और सभी की हेरिडिटी सेम नहीं है। इस वजह से दोनों मिलकर के हमारे अंदर एक डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं और वो डिफरेंसेस इतने बड़े लेवल पे होते हैं कि हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, आइए अगले पार्ट पे हम लोग जानेंगे। और देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हम आनुवंशिकता, अभी तो हमने ये मिली जुली बात कर दी है, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ सबसे पहले आनुवंशिकता को। तो आनुवंशिकता पहले समझेंगे। जब मैं आनुवंशिकता पढ़ूंगा तब आप सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी के बारे में ही सोचेंगे, और जब हम एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे तो फिर हेरिडिटी को नहीं देखेंगे, फिर एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे। और लास्ट में, लास्ट पेज पे मैं आपको दोनों को कॉम्बिनेट करके दिखाऊंगा बेटा। इसलिए आपको पूरा वीडियो एक एक स्टेप धीरे धीरे समझ लेना है। ठीक है, आप बार बार किसी चीज़ को ना देखें, लेकिन एक बार देखें और अच्छे से देखें। आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। संतानों में उनके पैतृक गुणों का स्थानांतरित ही वंशानुक्रम कहलाता है। चलिए, सेकंड पॉइंट हमारा देखिएगा, यहाँ पे क्या हम लोगों ने लिखा हुआ है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये तो बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा शरीर वैसे बना हुआ है जैसे दीवार खड़ी होती है ईंटों से, तो ईंट दीवार के लिए कोशिका का काम करती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में 46 या 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर? 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हमारे कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें से 23 जो होते हैं माँ से मिले होते हैं और 23 पिता से मिले होते हैं, इसलिए मिलकर ये टोटल कितने बनते हैं? 46। आगे जानते हैं क्रोमोसोम्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो क्रोमोसोम्स के प्रकार है वो एक्स और वाई होते हैं, है ना। पिता में, मतलब मेल में आपको एक्स वाई मिलता है और फीमेल में मिलते हैं एक्स एक्स। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, जो सेक्स को डिसाइड करने का काम करता है वो मेल करता है ना। पिता तय करता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। वो अलग बात है कि एक हमारे बीच मिथ है कि परिवार हमेशा माँ को आरोपित करता आया है कि आपने बिटिया को जन्म दे दिया है। ठीक है, बट सेक्स को डिसाइड करने का काम कौन कर रहा होता है? पिता कर रहा होता है। क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। तो देखिएगा, इसमें हमने अभी क्या पढ़ा है कि 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े जो होते हैं सभी में एक समान होते हैं, इसलिए उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, एक लास्ट पेयर होता है जो 23rd पेयर है, ये वाला, इसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और ये सेक्स क्रोमोसोम्स इसलिए कहलाता है क्योंकि यही लास्ट वाला जो जोड़ा होता है ना, ये डिसाइड करता है हमारे सेक्स को कि बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, और ये ट्रांसफ़र होता है हमेशा मेल से। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो सेक्स को डिसाइड करता है वो मेल फीमेल में से हमेशा मेल करता है, मतलब पिता करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांतों को। तो विकास के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यागमन का सिद्धांत। उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा बीजमैन का सिद्धांत। ठीक है, आइए समझते हैं बेटा चीज़ों को। तो बीजमैन का सिद्धांत क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे हम लोग। ठीक, सबसे पहले हम लोग बीजमैन के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, है ना। तो बीजमैन के सिद्धांत का नाम क्या है? जर्म प्लाज्म थ्योरी के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। एक्चुअली इस थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वो बीजमैन थे, और उनका मानना क्या था ये आप समझिएगा। ठीक, वो क्या कहना चाह रहे थे उस चीज़ को समझेंगे हम लोग। देखिएगा, जो बीजमैन थे ना, उनका कहना था कि जीवन का निर्माण करने वाला जो मूल जीवाणु होता है वह कभी नष्ट नहीं होता है, और वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। इसका नाम उन्होंने दिया था बीजमैन का सिद्धांत, क्योंकि इसके प्रतिपादक जो थे वो बीजमैन थे। क्लियर? तो इसमें हमें याद क्या रखना है कि मनुष्य का निर्माण करने वाला जो मूल जीवाणु होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है,
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले। अब हम फर्स्ट वाले सिद्धांत को सीखेंगे जिसका नाम है प्रत्यागमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। एक्चुअली जैसा कि बीजमैन बताते हैं, या फिर ये कह लीजिएगा कि जो हेरिडिटी होती है वो फिक्स होती है, ऐसा हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो प्रत्यागमन के सिद्धांत में कुछ चीज़ें विपरीत देखने को मिलेंगी। वो क्या है कि एक सिद्धांत साइकोलॉजी में होता है ना कि बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिमान होंगी। रंग रूप जिस माता पिता का जैसा होगा वैसे बच्चे भी होंगे। कद जिस माता पिता का जैसा होगा वैसे बच्चे भी होंगे। तो कभी कभी इसका विपरीत हो जाता है कि बुद्धिमान माता पिता की संतानें मंदबुद्धि पैदा हो जाती और मंदबुद्धि माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि पैदा हो जाती हैं। इसी सिद्धांत का नाम है प्रत्यागमन सिद्धांत, और इस सिद्धांत को सोरेनसन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन सिद्धांत कहलाता है। जब माता पिता के अपोजिट जा करके संतान पैदा हो जाए। जैसे एक हमारे बीच ऐसे बहुत लाखों एग्जाम्पल्स हमारे बीच हैं, बट मैं एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे माननीय अब्दुल कलाम जी थे, देश के बड़े वैज्ञानिक जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वो एक साधारण परिवार से थे और माता पिता उनके प्रखर या तीव्र बुद्धि के नहीं थे। ठीक है, वो एक औसत दर्जे की जिंदगी जी रहे थे और पेशे से नाविक थे, नाव चलाते थे। नाव चला करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी ठीक नहीं थी कि वो कलाम को बहुत अच्छी स्कूलिंग अरेंजमेंट कर सकें, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उनको दे सकें। ठीक है, इसके बावजूद भी प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व कलाम अपने कम संसाधनों के बीच विश्व में नाम कर लिया और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी, है ना, जिनको सोच के लगता है कि ये सब इतने कम संसाधनों में कैसे कर पाए होंगे अपने जीवन भर के कॉल में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका विपरीत गुणों का उत्पन्न होना कहलाएगा। ठीक है, तो इसको मतलब आप समझ लो ना। खैर, हिंदी में एक कहावत आती है ना, कि गुदड़ी का लाल होना, किसी गरीब के घर विद्वान का पैदा हो जाना, ये प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। आगे आते हैं, थर्ड पॉइंट हम लोग जानेंगे, ये आपका है डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत क्या होता है, इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और डार्विन ने एक प्रिंसिपल पर काम किया था। उन्होंने ये बात कही थी कि जिंदा रहने के लिए आपको संघर्ष करना होता है और जो जीव जगत में संघर्ष नहीं कर पाते हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जीवन एक संघर्ष है और जो भी जीव, जो भी प्राणी इस संघर्ष को नहीं कर पाता वे मारे जाते, नष्ट हो जाते। और यही प्रकृति का नियम है। ये डार्विन का सिद्धांत था जिसे बाद में कहा गया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये था कि जिनके जीन्स में वो ताकत होती है कि जो संघर्ष कर सके और लंबी आयु तक रह सकते हों तो वो तो जिंदा रहते हैं, लेकिन जो दुर्बल जीन्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन भी कई बार नष्ट हो जाता है। ठीक है, लैमार्क सिद्धांत के बारे में बात आ जाती है। तो लैमार्क ने एक्चुअली जो थ्योरी दी थी, उन्होंने एक अध्ययन में ये समझाया था कि जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन परिस्थितिवश जीवन निर्वाह के चलते जिराफ ने जंगल में अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किए और लगातार ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को उठाता रहा। और ये काम, ये टास्क, ये व्यवहार उसकी कई पीढ़ियों ने किया और फिर धीरे धीरे पीढ़ियों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। आज जिराफ विश्व में सबसे लंबी गर्दन का जानवर हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि जीन्स में परिवर्तन तो होगा लेकिन अनायास और अचानक नहीं होगा। ठीक है, गाल्टन के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। गाल्टन्स थ्योरी क्या थी और वो क्या बताना चाह रहे थे। उनके अनुसार गाल्टन जो थे अपने थ्योरी में ये कहना चाह रहे थे कि जो बच्चे होते हैं, ये संतान होती है, उसमें सभी गुण माता पिता से ही स्थानांतरित नहीं होते हैं, वरन कुछ गुण
उनके पितामह से भी स्थानांतरित होता है। पितामह इन द सेंस दादा दादी और नाना नानी, मतलब पिताजी के ऊपर वाली पीढ़ी की बात हो रही है, माताजी के ऊपर वाली पीढ़ी की बात हो रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि माता पिता से 50% गुणों का स्थानांतरण होता है, तो 50% अप्रॉक्स 50% जो होता है वो दादा दादी और नाना नानी में से भी होता है, तभी 100% गुणवत्ता हमारे बीच आती है। और यही कारण हो जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ माता पिता से ट्रांसफ़र होते तो गुणवत्ता काफ़ी आसान हो जाती है और इतना ज़्यादा भिन्नता पैदा नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका गाल्टन का सिद्धांत हो जाता है। आइए, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो वो वंशानुक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग जानेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारा काम कर रहा होता है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने एक बात अभी ऊपर डिस्कस भी करी थी कि जो आनुवंशिकता होती है ना, वो हमें जीवन तो देती है, बट उस जीवन को कैसे रहना है, कितनी लंबी आयु तक वो चलेगा और जीवन में किस तरीके के कष्ट होंगे या नहीं होंगे, कोई भी रोग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब डिसाइड करता है आपका एनवायरनमेंट। बस यूँ कह सकते हैं कि ज़िंदगी देने का काम करता है हेरिडिटी और उसे पोषित करने का काम कर रहा होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमेशा हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए और हमें अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना के रखना चाहिए, ठीक है। आइए, एनवायरनमेंट होती क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व होते हैं ना, वो सब एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। ये मत मानिएगा, कुछ लोगों को मानना है कि हवा, पानी, भोजन मात्र ये एनवायरनमेंट के हिस्से हो सकते हैं, सूर्य का प्रकाश। बात सही है कि ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं जो एनवायरनमेंट के भाग हैं, जो जलवायु में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। बट एनवायरनमेंट वो भी है कि जहाँ हम बैठते हैं, उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं और जिनके बीच हम रहते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, जिन मंदिर मस्जिद में हम पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं और जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, जहाँ पर हमारा घर होता है, घर की और संस्था की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करती। प्रभावित तो हमें कपड़े भी करते हैं, उनका रंग भी करता है, बशर्ते ये सब चीज़ें वो हैं कि जब आप बहुत ठीक से चीज़ों को जान लेंगे तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। अभी तक इन चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में समूह या दोस्त ही प्रभावित करते हैं, ठीक है। वातावरण दो प्रकार का बेटा होता है। एक है आपका आंतरिक वातावरण, जिसको इंटरनल एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा है आपका बाह्य वातावरण, ठीक है। आंतरिक और बाह्य में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको ज़रा समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज यह विषय सभी को जानने की आवश्यकता है कि आंतरिक वातावरण क्या चीज़ होती है। तो देखिएगा, गर्भकालीन स्थितियों को आंतरिक वातावरण कहा जाता है। जब कोई शिशु, जब हम गर्भ में होते हैं और वहाँ पर हमारा जो समयावधि है वो लगभग 9 माह होती है, तो वहाँ पर हमें जो एटमॉस्फेयर मिला होता है उसे हम आंतरिक वातावरण कहते हैं। और उस एटमॉस्फेयर में हम पल रहे होते हैं, हमारा पोषण हो रहा होता है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आंतरिक वातावरण है वो चारों तरफ से घिरा होता है बाह्य वातावरण से। मतलब आप ये कह सकते हो कि बाह्य वातावरण के कारण ही आंतरिक वातावरण में परिवर्तन होते हैं। इसलिए आंतरिक वातावरण ठीक रहे तो बाह्य वातावरण को आपको चेंज करने की आवश्यकता होगी, उसमें जो उचित परिवर्तन है वो किए जा सकते हैं। तो देखिएगा, आंतरिक वातावरण को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो देखिएगा, प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और समझिएगा। देखिए, ये जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो सब कौन से हैं, जो बाह्य की दुनिया में मिलते हैं, बाहर मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि पोषण। माँ अगर गर्भ को धारण कर चुकी है, कॉन्सेप्शन पीरियड में है, तो सर्वाधिक ज़रूरी हो जाता है उसके पोषण का। पोषण से अर्थ है क्या उसकी बैलेंस डाइट है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप कितना खाते हो, मैटर करता है कि पूरी बॉडी में जिन जिन तत्वों की आपको ज़रूरत है, क्या समय रहते वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी को मिल पा रही हैं, इसका नाम पोषण है, ठीक है। इसलिए एक बैलेंस डाइट चार्ट होना बहुत ज़रूरी है इस स्थिति में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान स्वस्थ हो, भविष्य में कुछ अच्छा बड़ा अचीव कर सके,
तो इन विशेष तत्वों पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत समझना होगा। सेकंड पॉइंट आते हैं, बेटा एक सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है एक्सरेज की। आप देखते हो कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो मोस्टली जो उसके अंदर चेंजमेंट आते हैं, जो उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एक्चुअली वो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान ही होती हैं। बहुत सारे स्वभाव में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो हम जनरली डॉक्टर को विजिट करते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं और हम भी, है ना। तो दोनों ही स्थितियों में वो बहुत ज़्यादा कम से कम 2 या 3 अल्ट्रासाउंड्स आपको कराता है। तो जो एक्सरेज होती है ना, अल्ट्रासाउंड होता है, जो एक्सरेज होती हैं वो क्या होता है कि आपकी पेट को भेद करके बच्चे के शरीर को भी भेदने के बाद आपकी तस्वीर उकेर करके लाता है। और अगर आपने एक्सरेज के बारे में थोड़ा बहुत भी जाना है, पढ़ा है, तो 90% एक्सरेज बाहर नहीं आ पाती, वहीं छूट जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो सकती है और बच्चे का विकास अवरुद्ध हो सकता है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि अगर आवश्यकता ना हो तो अल्ट्रासाउंड या एक्सरेज नहीं कराने जाने चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं अनावश्यक दवाइयाँ। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी भी समस्या होती है तो हम टैबलेट्स का यूज़ करना शुरू कर लेते हैं। तो आप सभी बड़े हों, समझदार हैं, जो अनावश्यक शब्द यूज़ किया जा रहा है उससे आप समझ पा रहे होंगे कि आजकल महिलाएं बहुत चूँकि शिक्षित ना होने के कारण, जानकारी का अभाव है इस वजह से, है ना, वो कई प्रकार की मेडिसिन यूज़ कर लेती हैं जिससे कि उस बच्चे पर उन सब चीज़ों का असर होता है। दूसरी बात है, बदलते माहौल के कारण माताएं भी नशा करना शुरू कर चुकी हैं। बहुत सारी महिलाएं सिगरेट, शराब, गुटखा ये सब ले रही हैं। एक्चुअली मना किया जा रहा है आपको कि इस दौरान, ठीक है, इस दौरान आपको ये सब नहीं करना है। नशे, आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपको परिवेशी कारक। एक्चुअली जो परिवेशी कारक है वो क्या चीज़ होती है उसको समझिएगा। तो परिवेशी कारक का अर्थ ये बेटा होता है ना, क्या होता है? परिवेशी कारक में आपका जो आपके आसपास का वातावरण है, मतलब पानी, मतलब हवा, मतलब क्या आपके घर में वेंटिलेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट है, सूर्य की प्रकाश आपको मिलता है, ओपन एरियाज़ में आप ठीक ठाक रहते हैं, और जैसे कि गाड़ी से निकलने वाला धुआं और बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स का होना आसपास, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे को के विकास को प्रभावित करेंगी। और बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे क्योंकि फिर वीडियो हमारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। फिलहाल इतनी चीज़ें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आएंगे बाह्य वातावरण में। तो जन्म के बाद, अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि जो गर्भ में बच्चा था उसके बारे में जान रहे थे हम लोग, है ना। अभी बच्चे का जब जन्म हो चुका होगा तो जन्म के बाद जिस परिवेश में हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? बाह्य वातावरण कहा जाता है, ठीक है। इसके प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका भौतिक वातावरण है। तो देखिए, भौतिक वातावरण से अर्थ ये है बेटा कि जो आपका भौगोलिक स्थितियां होती हैं उसे भौतिक वातावरण कहा जाता है ना। और भौगोलिक स्थितियों के साथ साथ में आपके घर की संरचना, आप जिस संस्था में पढ़ते हो वहाँ की संरचना, ठीक है, फिजिकली जिन जिन चीज़ों के टच में आप आते हैं वो सारा आपका भौतिक वातावरण में के अंतर्गत आता है। तो आप समझते हो ना कि जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं उनका मेंटल लेवल, उनकी एज, उनकी स्मार्टनेस हमारी अपेक्षा बहुत अधिक होती है ना। और उनको डिसीज़ भी बहुत ज़्यादा कम लगती हैं क्योंकि भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ की ठीक हैं और जलवायु जो है मॉडरेट है, ठीक है। सामाजिक वातावरण की बात करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि बेटा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रह करके ही सीखता है। सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा तो उसकी लर्निंग वीक हो जाएगी। इसलिए सोसाइटी का एटमॉस्फेयर बहुत ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपके पड़ोस में कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आपके पड़ोस में कितने शिक्षित व्यक्ति हैं, स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, किस तरीके का लैंग्वेज का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके के आसपास का माहौल है, ये सारी चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। क्योंकि बच्चा खेलते हुए बगल वाली आंटी के घर जरूर जाएगा, ठीक है। अब आंटी अगर शिक्षित नहीं होंगे तो बच्चे से जिस भाषा में बात कर लेंगे या जिस तरीके का व्यवहार करेंगे उसके मानस पटल पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मानसिक वातावरण की मैं बात कर दूं तो आसपास के लोगों का किस तरीके की मेंटालिटी है। और एक बात बताऊं कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं ना
उनके अंदर मेंटल एबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो अपने आसपास का वातावरण जैसा होगा, आने वाली पीढ़ी के विकास पर उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आते हैं यहाँ पर हम लोग आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण का मतलब है कि अगर आपके पास उचित धन नहीं होगा तो आप उक्त जितने भी एटमॉस्फेयर के हिस्से हैं उनको आप अरेंज नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आपके पास आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर हैं तो आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं ले पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, उचित सामाजिकरण आप अपना नहीं कर पाओगे। इसलिए आर्थिक स्थितियों का उचित होना बहुत ज़रूरी है ना। अब जैसे हम पोषण की बात कर रहे थे, तो जो पोषण होता है ना वो परचेज करना पड़ेगा ना आपको। फ्रूट्स आपको मार्केट से लेने पड़ेंगे ना, वेजिटेबल्स आपको फ्रेश लेनी पड़ेंगे ना। तो ये सारा डाइट मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिकली ठीक होना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो फिर आप इन सब चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाएंगे, व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। आगे आते हैं, वातावरण के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। और एक देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन स्पीशीज सुपीरियरिटी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने 2 तस्वीरें बनाई हैं। देखिए यह वाला जो व्यक्ति है ना, थोड़ा सा रंग रूप में काला दिख रहा है, और ये देखिए कि गोरी है, स्मार्ट है। ठीक है, ये अमेरिकन गर्ल है और ये अमेरिकन निग्रो है, या यूँ कह सकते हैं अफ्रीकी अमेरिकी है, इसको आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानते हो तो इस चीज़ को आज समझ लीजिएगा। जो अमेरिकन निग्रो मैं जिसको बता रहा हूँ, यहाँ पे श्वेत अमेरिकी और अश्वेत अमेरिकी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो देखिए कुछ परिस्थितियों के कारण, ठीक है, अफ्रीकी लोगों को उत्तरी अमेरिका में गुलाम बना लिया गया था, और यूँ कह सकते हैं कि इन्हें मजदूरी करनी थी वहाँ पर। और ये जहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म है, जिसके कारण इनका बौद्धिक स्तर भी उतना ठीक नहीं है, इनका रंग भी बहुत ज़्यादा काला है। मैं फिर कहूँगा ये अमेरिकन निग्रो हो तब वैसे दिख रहे हैं भाई साहब, अगर ये मूल रूप में होते तो ये बहुत काले होते। ठीक है, और बौद्धिक विशिष्टता भी इनके अंदर नहीं देखने को मिली, है ना। तो हुआ क्या कि ये सब जब अमेरिका आए हुए थे तो अमेरिका में इनको उचित वातावरण मिला। ठीक है, और शैक्षिक और सामाजिक वातावरण इनका उचित रहा, जिसके कारण इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ गया, और धीरे धीरे इन्होंने यहीं पर रह करके व्यवसाय करना सीख लिया और नागरिकता ले ली। और मैं कहूँगा कि 2008 में बराक ओबामा जो अमेरिकी राष्ट्रपति हुए थे, वो अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति थे। मतलब कह सकते हो कि इन्हीं की प्रजाति के एक व्यक्ति थे जो पहला राष्ट्रपति हुआ था अमेरिका में, जो निग्रो था, अश्वेत था। ठीक है, तो होता क्या है कि ये लोग जो थे ना, अमेरिकन गर्ल जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो आप देख ही रहे हैं, भेद आपको समझ आ रहा होगा कि ये बहुत स्मार्ट सी है ना, ये उतना स्मार्ट नहीं है। ठीक है, और बौद्धिक और मानसिक रूप से भी इनकी अपेक्षा ये ज़्यादा तेज़ होंगे और स्मार्ट होंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि अब ये लोग भी इनके जैसे हो रहे हैं, है ना। तो इस पर अभी कुछ विवाद भी हुआ था, खैर मेरा वो मुद्दा है भी नहीं। मुझे ये समझाना था कि नस्ल के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, और क्या चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आगे आएंगे, मानसिक विकास की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिएगा, एटमॉस्फेयर जो होता है ना, एटमॉस्फेयर आपके मेंटल एबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। अगर देखिए, अगर आप बहुत ही गर्म जलवायु में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप चिड़चिड़े स्वभाव को जरूर होंगे। संभावनाएं हैं कि ज़्यादा हिस्से में आप चिड़चिड़े ही रहेंगे, ज़्यादा मामलों में आप चिड़चिड़े होंगे। पेशेंस की आपके अंदर कमी होगी और बौद्धिकता तो कम होगी ही होगी। ठीक है, और जो लोग ठंडे प्रदेश के होते हैं ना, उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उनके पास पेशेंस बहुत होता है। ठीक है, व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं तो देखिएगा, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर जो होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, वो शारीरिक संरचना पर भी फर्क करता है। तो जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं, उनके शरीर की संरचना बहुत ही आकर्षक होती है। वो उनका रंग गोरा होगा, ठीक है, और वो लॉन्ग लुक्स होंगे।
मतलब यूँ कह सकते हैं कि उनका होल पर्सनालिटी जो होगा बहुत अट्रैक्टिव होगा, है ना। और जो गर्म प्रदेश के लोग होते हैं वो उनका जो बॉडी होता है ना बहुत अट्रैक्टिव नहीं होता है, बहुत उठपटांग इधर उधर से कहीं ना कहीं निकले होते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे और इनके बीच अंतर महसूस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। फिलहाल हम जुड़वा बच्चों की बात करना चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट किस तरीके से जुड़वा बच्चों पर असर कर रहा होता है। तो मैं ये बताऊंगा कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना उनके माता पिता समान होते हैं, आप सभी जानते हो, और गर्भ में एक ही स्थिति में वो रहे होते हैं। लेकिन जन्म के तुरंत बाद एक बच्चे को शहर में रख दिया जाए और एक को गांव में ग्रामीण में रख दिया जाए और 5 साल बाद दोनों को इकट्ठा कर लिया जाएगा तो दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, जो ग्रामीण का बच्चा होगा ना वो अशिष्ट होगा, संकोची होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी। बट जो शहर वाला बच्चा होगा वो ऐसा नहीं होगा, भीरू नहीं होगा, संकालू नहीं होगा और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होगा, विश्वास से भरा होगा। ठीक है, और अशिष्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हेरिडिटी सेम थी, जब गर्भ में एक ही स्थिति में रहे थे, तो इसके बावजूद भी उन दोनों बच्चों पर एनवायरनमेंट ने किस तरीके से प्रभाव छोड़ा हुआ है। लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे करेंगे, बहुत प्यारा पॉइंट है, बालक पर बहुमुखी प्रभाव, वर्सटाइल इम्पैक्ट क्या होता है किसी भी बच्चे पर। आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने तस्वीर लगाई है ये मूवी है आपकी मोंगली गर्ल। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो जानिएगा, समझिएगा। जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी वो देखेंगे बेटा तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पर एक मूवी और भी आई थी द जंगल बुक करके, है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। बट मैंने जो तस्वीर लगाई वो वहाँ की लगाई हुई, मोंगली गर्ल की लगाई हुई। इस चीज़ को आप देखिए वहाँ पे क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिएगा बालक पर बहुमुखी प्रभाव का अर्थ क्या है। इस पर एक स्टोरी ये थी कि एक बार एवरान के जंगलों में कुछ शिकारी शिकार करने के लिए गए थे, जहाँ पर उन्हें एक 10-12 साल का एक बच्चा दिखाई देता है जो जानवरों की तरह बिहेव करता है, नंगा बदन होता है, उसके पास कपड़े नहीं होते हैं, उसकी आवाज़ मतलब जो भाषा होती है वो जानवरों से काफ़ी मेल खाती है और जानवरों के तरीके चलता है, वैसे ही घूरता है। तो शिकारियों को ये लगता है कि इसे कोई जंगली जानवर नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो उसको वापस घर ले आते हैं। उसके संबंध में घटना कुछ इस तरीके से थी कि कुछ भेड़िया उसको जंगल में शैशव अवस्था में उठा के लेके गए थे। और सिंपल सी बात है कि उनकी जो अकॉर्डिंग टू टेंडेंसी भेड़िया ने शिकार करने के पर्पज से उठाया था, पर वो जंगल ले जाने के बाद उसे छोड़ देते हैं और उसे पोषित करने का काम शुरू कर देते हैं, पालना शुरू कर देते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि इस मूवी में भी यही केस दिखाया गया है कि ये बच्ची ना भेड़ियों के बीच रहती है और इसके माता पिता दोस्त सभी जंगली जानवर ही होते हैं। ठीक है, खैर आते हैं और वापस आते हैं तो उस चीज़ को हम समझेंगे कि शिकारी जो थे उस लड़के को अपने घर वापस ले जाते हैं और उसे कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके का परिवेश देने की कोशिश करते हैं, अपना जैसा भोजन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को वो मना कर देता है और वो नहीं देखता है, नहीं खाता है। ठीक है, इसके बाद उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो ये पता चलता है कि हेरिडिटी तो मनुष्य की थी, आनुवंशिकता माता पिता तो उसके कोई मनुष्य रहे थे, लेकिन परिवेश उसको वैसा नहीं मिला, जंगल वाला परिवेश मिला। तो यह लड़की जंगल जैसी हो गई और जंगली जानवरों का जैसा जीवन होता है उसी को उसने अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, सो देख पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे कि परिवेश ने आनुवंशिकता को किस तरीके से ढक दिया। तो ये सब चीज़ें पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि परिवेश ही श्रेष्ठ है या आनुवंशिकता ही श्रेष्ठ है। तो देखते हैं, दोनों को जरा कॉम्बिनेट करते हैं। प्रकृति एवं पोषण के संबंध में आप पढ़िएगा, नेचर और नर्चर के बीच क्या संबंध होता है इसको समझेंगे। इससे बड़ा क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो बड़ी सरल भाषा में आप समझ लीजिएगा कि प्रकृति का अर्थ है वंशानुक्रम एवं पोषण का अर्थ है वातावरण। ठीक है ना, देखिएगा वंशानुक्रम वातावरण एक दूसरे में गुथे हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब दोनों को अलग नहीं देखो किया जा सकता, दोनों अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मानव विकास दोनों का ही परिणाम है। बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य का जो विकास हुआ है दोनों का ही परिणाम है, इसको किसी एक का परिणाम नहीं कहा जा सकता। ठीक, और आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जैसे कि एक स्वस्थ पौधे का निर्माण करने के लिए सबसे पहले एक स्वस्थ बीज की कल्पना करते हैं और इसको एक स्वस्थ एनवायरनमेंट में, मिट्टी में दबाते हैं
और उस पर उसका पोषण करते हैं, तब जाके एक स्वस्थ पौधा जमीन से बाहर निकल के आता है। तो सेम स्थिति हमारी भी होती है। आते हैं बेटा, यहाँ तक आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सारा कंटेंट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस पर किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, तो किस तरीके की संरचना मानी जाती है? मैंने अभी पढ़ा हुआ था शुरुआत के पहले पेज पर। ये वो एक स्थिर व्यवस्था है। प्राथमिक को प्राइमरी कहते हैं और गौड़ को सेकेंडरी या द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? मैं आपको यहां देखिएगा, मैं बता चुका हूं कि प्रकृति का अर्थ क्या होता है, वंशानुक्रम, देख लीजिएगा। ठीक है, और पोषण का क्या अर्थ होता है, वातावरण। क्लियर? तो देखिएगा, क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकृति से अर्थ पूछा गया है, तो हमारे आसपास का वातावरण एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। देखिए, जैविकी विशेषताएं ही आपकी हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता होती है। तो इसको एक मिनट, तो हमारा यहाँ पे जो उत्तर बनता है वो बनेगा जैविकीय विशेषताएं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका है? पढ़ के आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आनुवंशिकता वातावरण की अंतःक्रिया, अंतःक्रिया को अन्योन्य क्रिया भी कहा जाता है। मतलब दोनों के इंटरेक्शन के बिना ये संभव नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। पुरुष और स्त्री में 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये बात हम लोग ऊपर आके पढ़ चुके हैं, पहले पेज में ही पढ़ा था। नेक्स्ट आते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती कहलाती। बेटा, ये एक प्रकार का जन्मजात रोग है जो बहुत पूछा गया है। इसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण शिशु में देखने को मिलती है और यह बीमारी जन्म से ही लग जाती है। और इसमें बहुत तरीके के सिम्टम्स हैं, वो मैं कभी अगर देखेंगे ज़रूर समझेंगे तो हम आपको इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन हमारा यही था और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, सो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसको बहुत ठीक से पढ़ लीजिएगा। जो भी आपका आगामी एग्जाम है, अभी सीटेट है, आगे और भी एग्जाम्स आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे जरूर देखने को आपको मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अब कभी दोबारा इसमें कोई समस्या ना हो, इस चैप्टर में कोई समस्या ना हो, और कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा ना हो सके कि उसका जवाब आप ना दे सकें। इसलिए कंटेंट को बहुत ठीक से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे और थैंक यू सो मच। और बेटा, एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, क्या कि शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। हाँ, एक चीज़ और भी बताना मैं भूल रहा था, मैं बता देता हूँ कि सीटेट की बहुत बेहतरीन सी स्ट्रेटजी मैंने प्लान करी हुई है। मैं आपको कल डिस्कस करता हूँ कि मैं सीटेट में क्या करने वाला हूँ। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी सीटेट को अप्लाई कर रहे हैं और उनको फ्यूचर में एग्ज़ाम देना है जुलाई में, 7 जुलाई को, ठीक है, तो वो उस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे और स्ट्रेटजी के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग सीटेट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।